कल वाला पेज निकालें। ओके, इसमें फाइनेंस लीज के डिस्क्लोजर्स किताब में थोड़े ज़्यादा थे, आई कैप की किताब में थोड़े कम थे। तो हमने जो पढ़ लिए थे वो एनफ हैं। ABCDEF ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए थे किताब में, यहीं पे दोबारा रिपीट हुए हुए हैं। सेलिंग प्रॉफिट और लॉस, सेलिंग प्रॉफिट और लॉस बताएगा लेसर। फाइनेंस इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम बताएगा। इनकम रिलेटिंग टू वेरिएबल लीज पेमेंट्स मैंने आपको कहा था बताएगा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन, qualitative and quantitative explanation of significant changes in carrying amount of net investment in lease। net investment in lease के अंदर जो qualitative and quantitative explanation of significant changes in carrying amount of net investment, net investment के अंदर जो चेंज आती है वो हम ऑलरेडी शो कर रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन के अंदर, ये उसकी बात कर रहे हैं। और क्वालिटेटिव क्या है वो अगले सफ़े पे देखते हैं। मैच्योरिटी एनालिसिस वही 5 साल तक का देना है, 5 साल के बाद को इकट्ठा किया जा सकता है। और अ लेसर शेल रिकंसाइल, बस आगे भी शक ना पड़े, रिकंसाइल करेगा। ओके, ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज में लेसर ने क्या डिस्क्लोज करना है? लीज इनकम, separately disclosing income relating to variable lease payments that do not depend on an index or a rate। अब यही कि अपने आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें डाली हुई हैं। वेरिएबल लीज पेमेंट्स ये होती हैं, मिसाल के तौर पे आपने लीज पे एसेट लिया है तो साथ आप उसकी सर्विसिंग भी करके दे देंगे। अब वो डिपेंड करता है जितनी सर्विसिंग की उतने पैसे उसके चार्ज कर लिए जाएंगे। तो ये वेरिएबल लीज पेमेंट्स होती हैं, सर्विसिंग की कॉस्ट। आगे भी शक काट दें, डेट डू नॉट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और अ रेट। अच्छा, मैच्योरिटी एनालिसिस ये लेसी का हो रहा है, वो लेसर का हो रहा है ऑपरेटिंग लीज का। मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मिनिमम ईच ऑफ द फर्स्ट 5 years प्लस अ टोटल अमाउंट फॉर रिमेनिंग ईयर्स। लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 और 5 से आगे को इकट्ठा किया जा सकता है। ये आपको पहले दिन बताया था। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स IAS 36 की, IAS 36 है इम्पेयरमेंट, जो आपने पढ़ा होगा FR1 में। अगर एसेट इम्पेयर हो गया तो IAS 36 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देनी है, बट ये आपसे टेस्ट नहीं करेगा इस लेवल पे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 38, अगर इंटेंजिबल है तो उसकी भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स दे दें। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 40, अगर ऑपरेटिंग लीज पे लिया हुआ एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसके भी डिस्क्लोजर दे दें। और अगर ऑपरेटिंग लीज पे लिया हुआ एसेट एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहा है तो उसके भी डिस्क्लोजर दे दें। बस ये एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये प्रैक्टिकली आपसे अप्लाई नहीं कराएगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन IAS 16, हाँ ये आपसे प्रैक्टिकली अप्लाई कराएगा, ये आज मैंने कराना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन IAS 16 फॉर आइटम्स ऑफ PP सब्जेक्ट टू ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज के जो एसेट्स हैं उनके बारे में जो IAS 16 कहता है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। ओके, ये लेसर के डिस्क्लोजर हो गए फाइनेंस और ऑपरेटिंग के। अगले पेज में क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स फॉर ऑल लीजेस, सारी लीजेस के लिए क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर्स। नेचर ऑफ लेसर्स लीजिंग एक्टिविटीज, वो जो नेचर लिखते थे जनरल डिस्क्रिप्शन। एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद एनी राइट्स दैट लेसर रिटेन्स इन अंडरलाइंग एसेट्स। रिस्क कैसे कवर करता है लेसर? हाँ, रिस्क गारंटी रेजिडुअल वैल्यू से भी कवर करता है। इसके अलावा एक और चीज भी आप लिख सकते हैं, सिक्योरिटी भी लेता है, कोलेटरल सिक्योरिटी ले लेता है। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, लेसर कैसे रिस्क कवर करता है? एसोसिएटेड विद एनी राइट, राइट से मुराद वो जो रिसीवेबल का राइट है। एसोसिएटेड विद एनी राइट दैट लेसर रिटेन्स, लेसर का राइट क्या होता है एसेट में? लीज रिसीवेबल वाला। उस राइट को कैसे जो है वो इंश्योर करता है कि रिकवर हो जाएगा। ओके, ये अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर लेसी हमने बुक में करनी है, ये भी छोड़ दें फिलहाल। अच्छा, सफ़े के एंड पे MCQ नंबर 2 दिया हुआ है, ये है DJ प्रोडक्ट्स
वाला, डीजे प्रोडक्ट्स डील्स इन लार्ज ऑफिस मशीन्स, इट ऑल्सो ऑफर्स सच मशीन्स ऑन लीज, वन ऑफ सच मशीन वॉज लीज टू अ कस्टमर, इट्स पर्टिकुलर आर एज फॉलोज। रिक्वायरमेंट पढ़ें, what is the amount of net investment in the lease that should be recognized on जकम जुलाई 2004। भाई एक इशू आ रहा है, सवाल पढ़ते हुए पता नहीं चलता कि ये लेसी का है या लेसर का है, तो उसमें अक्सर रिक्वायरमेंट बता दिया करेगी ये सवाल किसका है। जब उसने पूछा है नेट इन्वेस्टमेंट, तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ये सवाल किसका है, लेसर का। अब सवाल ये उठेगा कि लेसर डीलर मैन्युफैक्चरर या सिंपल लेसर है। अगर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर हुआ तो सवाल कैसे शुरू करेंगे, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। और अगर सिंपल लेसर हुआ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, अगर सिंपल लेसर हुआ। ओके, अब पहली लाइन पढ़ते हैं। जब हमें पता चल चुका है ये सवाल डीलर लेसर का है, सॉरी, जब हमें पता चल चुका है ये लेसर का है, आप डिसाइड करना है डीलर है, मैन्युफैक्चरर है या सिंपल है। डीलर और मैन्युफैक्चरर हो, दोनों सूरतों में एक ही बात है, ट्रीटमेंट सेम है। डीजे प्रोडक्ट्स डील्स इन लार्ज ऑफिस मशीन्स, इट ऑल्सो ऑफर सच मशीन ऑन लीज। जी, इसका तो काम ही मशीनें बेचना है। कैसे पता चला, डील्स इन लार्ज ऑफिस मशीन्स, इट ऑल्सो ऑफर सच मशीन ऑन लीज। तो डीलर लेसर है या सिंपल लेसर है, यानी मशीनें मंगवा कर, अच्छा ये मशीनें बना के बेचता है, खरीद के बेचता है, खरीद के बेचता है। अच्छा, खरीद के जो बेचता है तो कुछ लोगों को कैश पे बेचता होगा और कुछ लोगों को लीज पे बेचता होगा। जिनको कैश पे बेचता होगा उनको कुछ प्रॉफिट रख के बेचता होगा। हमें कितनी चीजें चाहिए, 4, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। बोलते नहीं, साथ साथ अगर आए हुए हैं, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। परचेज कॉस्ट ऑफ डीजे प्रोडक्ट्स, ये क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट वो पहली वाली लाइन जो हम लिखते थे यहां, कॉस्ट। यूजफुल लाइफ, लीज पीरियड 6/8, लीज कौन सी है, 75% से ज्यादा आएगा, फाइनेंस लीज। लीज कौन सी होगी, फाइनेंस लीज। यूजीआरवी, एनुअल रेंटल पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ओके, कॉस्ट अवेलेबल है, कॉस्ट अवेलेबल है, कितनी है, 150,000। फेयर वैल्यू अवेलेबल है, मिसिंग है, मिसिंग है, क्या चीज, यही फेयर वैल्यू नहीं होगी मेरे भाई। डीजे प्रोडक्ट्स इज अ डीलर। डीलर का काम क्या होता है, ये चीजें खरीद के बेचता है। मैंने आपको कहा था जेल रोड के ऊपर गाड़ियों का शोरूम है, वो भी डीलर है। वो क्या करता है, विट्स अगर मंगवाएगा, इंपोर्ट करेगा 20 लाख की, तो 20 लाख की ही बेचेगा आम लोगों को जो पैसे लाएंगे। इज इट पॉसिबल? डीलर का काम क्या होता है, लीजिंग काम होता है। फर्स्ट रो में आओ, डीलर का काम क्या होता है, डीलर का काम लीजिंग होता है या खरीद के बेचना होता है? जो बंदा भी दुनिया में चीज खरीद के बेचता है, जितने की खरीदता है उतने की ही बेचता है। नो, सिंपल लेसर क्या करता है, सिंपल लेसर सिर्फ, मैंने आपको बताया था, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करता है। लेकिन डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर कितनी इनकम्स रिकॉर्ड करता है, 2। नंबर 1 सेलिंग प्रॉफिट, सेल और कॉस्ट का डिफरेंस, एंड नंबर 2 इंटरेस्ट इनकम। इट इज इम्पॉसिबल कि जो कॉस्ट है वही सेल प्राइस हो, बिकॉज डीजे इज नॉट सिंपल लेसर, डीजे इज अ डीलर लेसर। तो इस सवाल में एक डेफिशिएंसी है, सेल प्राइस मिसिंग है। परचेज कॉस्ट ऑफ डीजे इज 1,50,000, सेल प्राइस मिसिंग है। तो सेल प्राइस मिसिंग होने की वजह से सवाल में उसने क्या, एमसीक्यू क्या है आई कैप का, व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नेट इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड होनी है, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, कैन एनीवन टेल व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। ओके, now what is lease payment? Down payment, annual rental and GRV। अच्छा, now I agree के सवाल में डेटा मिसिंग है,
बट रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताएं कि रिक्वायरमेंट के एतबार से कुछ मिसिंग है। डाउन पेमेंट मिसिंग है? नहीं, होगी ही नहीं। मिसिंग कैसे है? जीरो है। रेंटल मिसिंग है? अवेलेबल है। जीआरबी गिवन है? नहीं गिवन तो हमेशा क्या होगी? यूजीआरबी गिवन है। इफ we apply this formula we will get the MCQ solved in fraction of seconds, but it is a full-fledged question। अगर ये full-fledged question हो, but if it is a full-fledged question, फिर पहली लाइन में cost, दूसरी लाइन में फेयर वैल्यू, आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं हम, और वो मिसिंग ही रहती, वो नहीं मिल सकनी थी। दूसरी लाइन में फेयर वैल्यू, तीसरी में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, चौथी में नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर आप फुल फ्लेज इसका फॉर्मेट लिखना चाहते हैं तो 2 के लेफ्ट पे लिख लें कॉस्ट 150, सेल प्राइस क्वेश्चन मार्क, GI NI, ये 4 चीजें लिख लें ताकि याद रहे इस सवाल का पैटर्न क्या सॉल्व करने का। कॉस्ट, फेयर वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट कैन नेवर बी अ सेल प्राइस फॉर डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर। डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर का काम क्या होता है? खरीद के उतने की ही बेच देना। जरा फर्क बताएं मुझे सिंपल लेसर, डीलर लेसर और मैन्युफैक्चरर लेसर में। सिंपल लेसर कौन होता है? सिंपल लेसर बैंक होता है। बैंक क्या करता है? बैंक जाता है, होंडा कार से 30 लाख की गाड़ी खरीदता है और 30 लाख अपना प्रिंसिपल किसी तरह लाने की कोशिश करता है, और 30 लाख से जो ऊपर 40 लाख तक लेता है वो 10 लाख क्या होता है? तो वो 30 वाली गाड़ी 30 की दे देता है, लेकिन उससे ऊपर जो 10 लेते हैं वो क्या है? इंटरेस्ट। इसी तरह अब एक बंदा है, उसका जेल रोड के ऊपर शोरूम है, वो कहता है मैं डीलर हूं गाड़ियों का। अब वो 20 लाख की गाड़ी इंपोर्ट करके 26 लाख की बेचता है लोगों को। अब अगर कोई आता है मुझे लीज पे दो, तो 26 वाली उसको 35 की बेच देगा। ही इज कॉल्ड एज डीलर लेसर। सिमिलर ये एक साहब है, वो कहते हैं जी मैं जनरेटर बनाता हूं। अब ये कौन है? मैन्युफैक्चरर लेसर। वो कहते हैं जी 2 लाख का मैं जनरेटर बना के 2.5 लाख का बेचता हूं, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं उसको 4 लाख का बेचता हूं। नाउ व्हाट इज 2 लाख? मैं 2 लाख का बना के 2.5 लाख का बेचता हूं। व्हाट इज 2 लाख? व्हाट इज 2.5 लाख? फेयर वैल्यू। और 4 लाख का बेचता हूं अगर पैसे ना हो किसी के पास, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज 4 लाख? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो इन द क्वेश्चन ऑफ डीलर एंड मैन्युफैक्चरर लेसर यू शुड सर्च फॉर 2 थिंग्स। नंबर 1 कॉस्ट एंड नंबर 2 फेयर वैल्यू। और अगर दोनों में से कोई चीज मिसिंग है, मिसाल के तौर पे इस सवाल में मिसिंग है, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट ही क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट निकालना। ओके, अगला सवाल ये है मेरे भाई, कस्टमर्स इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट इज 10%। कस्टमर्स फर्स्ट रो में आ जाओ। कस्टमर्स इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, हु इज कस्टमर? लेसी। लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 10% है, वेयर एज डिस्काउंट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 8%। ओके, सवाल किसके? सवाल किसके? कल क्या बताया था? लेसर के लिए कितनी ऑप्शंस है रेट यूज करने की? नो 2 ऑप्शंस। लेसर हमेशा कौन सा रेट यूज करेगा? इम्प्लिसिट रेट, जो लीज में छुपा हुआ रेट है। और अगर लेसर की यह जिम्मेदारी है कि इम्प्लिसिट रेट यूज करें, तो लेसी की क्या जिम्मेदारी है? लेसी भी यही रेट यूज करें, इम्प्लिसिट। और अगर इसे ये ना पता हो तो फिर कौन सा रेट यूज कर लें? इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लेसर के सवाल में दिया, इसकी कोई सेंस नहीं है, इसको तो बिल्कुल काट दें, इसकी इट मेक्स नो सेंस। लेसी के सवाल में परेशान करने के लिए रेट देता फिर बात थी, लेकिन फिर भी हम वही रेट यूज कर लेते हैं इम्प्लिसिट वाला, क्योंकि सवाल में गिवन था। तो लेसर के लिए एक ही रेट यूज होता है, इम्प्लिसिट रेट्स। जी वो एक भाई ने वीडियो बना के कल मुझे भेज दी थी, इम्प्लिसिट रेट कैसे निकालना है कैलकुलेटर के ऊपर, तो वो टीए भाई को मैं दे दूंगा, तो टीए से आप ले लीजिएगा। ओके, जिनको कैलकुलेटर पे रेट निकालना नहीं आ रहा। ओके, लास्ट रो में बैठे हैं, किसी दिन आपको ज़ियारत कराऊंगा उनकी। अच्छा, अब आप ऐसा करें, किताब खोल लें, अगली रो में आ जाओ ना, अगली रो में आ जाओ भाई, पर्पल शर्ट भाई, आप 3rd रो में आ जाओ, व्हाइट शर्ट, अगली रो में आ जाओ, ये वाली
जल्दी और टाइम पे आया करो, कल से फिर दरवाजा 7:15 बंद करना पड़ेगा। यही सोल्यूशन हो सकता है लेट आने वालों का। ओके, बुक पास पेपर का सवाल खोलें, क्वेश्चन 9 हमने किया था। पेज नंबर 153। ओके, ये पढ़ के बताएं सवाल लेसर के लेसी के। कुछ लोग कह रहे हैं रिक्वायरमेंट से पता नहीं चल रहा सवाल लेसी का या लेसर का है। जी Assuming QL and EGTC intend to extend the lease for a period of 5 years, journal entries to record the transactions in the books for the year ended 30/11 and 12, a note for inclusion in the financial statements for the year ended 30/11 in accordance with the requirements of IFRS 16। जी बिल्कुल सही बात है, रिक्वायरमेंट से बिल्कुल पता नहीं चल रहा ये सवाल लेसी का है या लेसर का है। ऐसा सवाल जिसमें रिक्वायरमेंट से मत पता चले कि ये सवाल लेसी का है या लेसर का है, तो ऐसी सूरत के अंदर व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमने क्या करना है, हमने पहला पैरा पढ़ना है और पहला पैरा सवाल का पढ़ के देखना है किसकी बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाया करेगा। ठीक है, क्वार्ट्ज ऑटो लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स। इतनी सी बात से भी पता नहीं चलता कि ये लेसी है या लेसर है, अभी भी नहीं पता चला क्वार्ट्ज लेसी है या लेसर है, ट्रक्स तो कोई भी बना सकता है। Since a number of customers do not have adequate funds to purchase the vehicles, QAL provides lease financing facility to its customers. Now the question is what QAL is doing? QAL lease पे चीजें दे रही है। पहली लाइन से पता चला मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, दूसरी लाइन से पता चला okay, it expects to receive a return of 15% per annum. Oh, it expects to receive a rate of 15% per annum का मतलब समझे, ये पता क्या करता है, ये वो फॉर्मूला लिखता है कल वाला, वो जो लेंथी सा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको लेसर का, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी इज इक्वल टू वो सारा फॉर्मूला लिखता है। वो सारा फॉर्मूला लिखकर क्या करता है, वो सारा फॉर्मूला लिखकर एंड पे, वो सारा फॉर्मूला लिखकर एंड पे क्या करता है, एंड पर रेंटल बैलेंसिंग निकालता है और इंटरेस्ट रेट हमेशा 15 डालता है बीच में, क्योंकि कहता है मेरी नियत ही है मैंने 15 कमाना है, 15 से कम नहीं कमाना। तो ये इस बात का मतलब है, इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव अ रिटर्न एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। कल हमने रेंटल लिख के रेट बैलेंसिंग निकाला था या रेट लिख के रेंटल बैलेंसिंग निकाला था, रेंटल लिख के रेट बैलेंसिंग निकाला था। लेकिन ये क्या करता है, ये इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे कितने % इंटरेस्ट चाहिए, तो फिर 15% फॉर्मूले में लिख देता होगा और बैलेंसिंग किसको निकाल लेता होगा, रेंटल को या फेयर वैल्यू को, रेंटल को। और मजे की बात सुने, ये जब फॉर्मूला लगाता होगा क्या लगाता होगा, बोले 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 बोले, ये फॉर्मूला क्या लगाता होगा, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी। मेरे भाई लेसर डीलर मैन्युफैक्चर के केस में तो मैंने वो कहा था आईडीसी को एक्सपेंस आउट करना है, बताया था एक्सपेंस आउट करना है। तो जब बताया था एक्सपेंस आउट करना है तो डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर फॉर्मूला जरूर लगाता है, लेकिन उसमें खाली फेयर वैल्यू पुट करता है, उसमें खाली क्या पुट करता है, फेयर वैल्यू। वो फॉर्मूला किसके लिए कल बताया था, सिंपल लेसर के लिए। जाएं वो फॉर्मूला खोलें जहां लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है वहां खोलें। समझ आई बात की नहीं आई? सिंपल लेसर के सवाल में आपने कैसे निकालना है रेंटल, आईडीसी डालनी है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर होगा तो आईडीसी नहीं डालनी। तो जहां वो बात लिखी थी वहां लिख लें, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर आईडीसी इग्नोर करेगा, क्योंकि वो कहां डालते हैं इसको, एक्सपेंस में।
ओके, कम बैक, हमारे सवाल की तरफ वापस आ जाएं। QG क्वार्ट्स ऑटो लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रक्स। अच्छा बताएं भाई, पहली बात इसने किसकी की? क्वार्ट्स की। और क्वार्ट्स कौन है? इसलिए यह सवाल किसका है? लेसर का। ओके नेक्स्ट, पर्पल शर्ट थोड़ा सा इन पे हो जाए भाई, ये डिस्टर्ब जगह बना दिया करें अगर हो तो। हाँ जी, आपकी रो में जगह बनवाइए। बैग नीचे रख दें, इधर मत रखें, बैग नीचे रख दें। ओके नेक्स्ट, नहीं इधर जगह नहीं है, इधर आओ फर्स्ट रो में। अच्छा भाई अगला सवाल, ऑन जकम, इसी में पढ़ते रहे। ऑन जकम जुलाई 2010 QL सोल्ड 7 ट्रक्स टू EGTC। हु इज EGTC? लेसी ऑन लीज। ओके, अच्छा अब अगर सवाल जो है ना बिल्कुल डिफरेंट एंगल से लिखा होता तो फिर ये EGTC का सवाल होता। सवाल का पहला पैरा मैं चेंज करने लगा हूं। सवाल का पहला पैरा मैं चेंज करने लगा हूं। सवाल का पहला पैरा भाई ये मैं बनाने लगा हूं, EGTC is in the transport business. It is in need of trucks. So it visited the office of Quartz Auto Limited. Quartz agreed to provide 7 trucks. बस आप बता दें, अब ये शुरू से ही सवाल किसके कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है? किसको ट्रक्स की जरूरत थी? EGTC को। अगर सवाल चलता है ऐसे तो फिर बताएं, सवाल की रिक्वायरमेंट अगर वेग भी होती, जैसे कि सवाल की रिक्वायरमेंट बहुत वेग है, कुछ पता नहीं चल रहा किसकी किताबों में एंट्री करनी है, तो फिर किसके लिए सवाल सॉल्व करते? लेसी के लिए। तो जो सवाल साइलेंट हुआ करेगा उसमें कैसे पता चलेगा ये लेसी का सवाल है या लेसर का सवाल है? सवाल का पहला पैरा कॉन्टेक्स्ट बता दिया करेगा किसकी बात हो रही है। ये मसला देखें क्वेश्चन 8 में नहीं था। क्वेश्चन 8 में उसने क्या लिखा हुआ है? इन द बुक्स ऑफ SI। देखें 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 क्या लिखा हुआ है? इन द बुक्स ऑफ SI जो भी है मुझे उससे नहीं पता, लेकिन पता चल रहा है किसकी किताबों में एंट्री करनी है। और ये मसला 9 में क्यों है? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। बस जनरल एंट्रीज मांगी में टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, और कुछ नहीं मांगा हुआ। ओके जी, अब वो लेसी के डिस्क्लोजर्स के लिए हम आए थे, किताब की तरफ आ जाए। लेसी के डिस्क्लोजर खोलें। पेज नंबर 44, disclosures for lessee। आप साथ खोल के रखेंगे लेसी के डिस्क्लोजर, पेज 83। पेज 83 पे आए। पेज 83 रिक्वायरमेंट डी आ रही है। रिक्वायरमेंट डी इसमें आ रहा है लीज, इसमें आ रहा है 1.1। थोड़ा सा तवज्जो चाहिए आपकी आज। कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन। इंटरेस्ट रेट इज 10%, इंस्टॉलमेंट्स 8,000 पेएबल एनुअली इन एडवांस। 1.2 फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन आ रही है 1 साल की, पहले साल का इंटरेस्ट आ रहा है और कैश आउटफ्लो आ रहा है। कैश आउटफ्लो का मतलब है लीज इंस्टॉलमेंट जो पे की। लीज्ड एसेट्स एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर। नए लीज पे एसेट कौन से लिए? नंबर नेक्स्ट, कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज एट एंड ऑफ ईयर। कैरिंग अमाउंट का मतलब WDV जो बैलेंस शीट में जानी है। 1.3 मैच्योरिटी एनालिसिस, लेस देन 1 ईयर 1 to 2, 2 to 3 टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। 1.1 से लेके 1.3 तक ये नोट का पूरा फॉर्मेट है। बट वी आर वेरी लकी कि ICAP ने अपनी किताब के अंदर 1.1 से लेके 1.3 तक नोट का पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया हुआ, इसलिए 1.2 को क्रॉस कर दें।
क्योंकि 1.2 को हम यूज नहीं करेंगे, डिस्क्लोजर का हिस्सा है, लेकिन आईकैप ने अपनी किताब में नहीं बनाया हुआ, इसलिए हम भी नहीं बनाया करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड। लेकिन आपने देखा होगा हमारे सॉल्यूशंस में सिर्फ 1.1 आज तक बन रहा था और 1.3 बन रहा था। इन केस ऑफ लेसी रिकॉन्सिलेशन तो आती नहीं, तो पूरा फॉर्मेट किताब में बनाना रिस्क कवर करने के लिए जरूरी था, लेकिन फिलहाल आईकैप ने अपनी किताब में 1.1 और 1.3 ही डाला हुआ है, इसलिए 1.2 को इग्नोर कर दें। लेकिन 1.2 में फिगर्स बहुत सिंपल हैं, किसी भी सवाल में जाके आप देख लीजिएगा ये फिगर्स कैसे आई हैं। ये लेसी के नोट की बात हो रही है। ओके, पढ़ें जी आगे। नंबर ए, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द राइट ऑफ यूज। सबसे पहले क्या बतानी है लेसी ने, वो अभी नजर आई थी, सफा पलटा हुआ, बंद तो नहीं कर दिया। डेप्रिसिएशन नजर आई थी 1.2 की पहली लाइन में, डेप्रिसिएशन बतानी है। नंबर 2, इंटरेस्ट एक्सपेंस बताना है, नजर आया था अभी, इंटरेस्ट एक्सपेंस। नंबर 3, एक्सपेंस रिलेटिंग टू शॉर्ट टर्म लीज। अगर शॉर्ट टर्म लीज वाला एसेट है उसका एक्सपेंस बताना है यूजर को। और शॉर्ट टर्म लीज में मैंने आपको बनवा के दिया था, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट का जिस दिन सवाल कर रहे थे उस दिन दोनों को मैंने एक्सपेंस के तौर पे शो किया था, और तब लिखवाया था कि कैश फ्लोज शो नहीं करनी, इसके बजाय क्या शो करना है, एक्सपेंस शो करना है। ओके नेक्स्ट, एक्सपेंस नीचे आ जाए, एक्सपेंस रिलेटिंग टू लो वैल्यू एसेट, ये भी लो वैल्यू एसेट का एक्सपेंस शो करना है। इनकम फ्रॉम सब लीजिंग, सब लीज तो हमारे सिलेबस में है नहीं। टोटल कैश आउटफ्लोज, आके देखें उस सफे पे टोटल कैश आउटफ्लोज आ रहे हैं। टोटल कैश आउटफ्लोज का क्या मतलब है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट या टोटल? टोटल, टोटल से मुराद इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट, एडिशन टू राइट ऑफ यूज, हमारे नोट में आ रही है पेज 83 पे। एडिशंस, नए एसेट कितने खरीदे आपने? एडिशन पहले साल आया करेंगी, हर साल आया करेंगी? बोले बोले, सिर्फ पहले साल, जिस साल लीज शुरू हुई। दूसरे साल एडिशन होगी लीज एसेट की? नहीं, हमारे सवालों में आमतौर पे एक लीज एसेट आते हैं या कई लीज एसेट आते हैं? एक, तो एडिशन पहले साल ही आती है। ओके, गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम सेल एंड लीज बैक, सेल एंड लीज बैक हमारे सिलेबस से निकल चुकी है। ओके, पॉइंट जे, कैरिंग अमाउंट ऑफ राइट ऑफ यूज, ये आ रही है, ये आप जाके देखें पेज 83 पे आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट, अगले सफे पे आए, a lessee shall provide the disclosure specified in para 53, ये स्टैंडर्ड का para 53 है, इन ए टेबुलर फॉर्म। वो टेबुलर फॉर्म में बनी हुई है चीजें, टेबल सा बना हुआ है, आप आके देख लें पेज 83 पे एक टेबल सा बना हुआ है, कॉलम बने हुए हैं। अनलेस another format is appropriate, the amounts disclosed shall include cost data lessee included in carrying amount during the reporting period। इसका क्या मतलब है, द अमाउंट्स डिस्क्लोज शैल इंक्लूड कॉस्ट डेटा लेसी हैज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट में कोई चीजें लेसी ऐड करता है? क्या ऐड करते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट में? आईडीसी, ट्रांसपोर्टेशन, ये चीजें एसेट की कॉस्ट में क्या करता है, ऐड करता है या एक्सपेंस आउट करता है? ऐड करता है। If a lessee Mayer's right of use at revalued amount applying IS 16, the lessee shall disclose the information by IS 16 for right of use asset। अगर रीवैल्यू कर रहा है एसेट को तो IS 16 की रिक्वायरमेंट्स भी शो करेगा। IS 16 में आपको याद है FR1 में पढ़ा, वैल्यूअर का नाम बताना है, किससे वैल्यू करवाया, तो वो थोड़ी सी हम बात करेंगे किसी दिन IS 16 के बारे में। तो IS 16 का नोट भी बनाना है, IS 16 का आज मैं नोट आपको बना के भी दूंगा। ओके, प्रेजेंटेशन फॉर लेसी, ये सारा आप काट दें, प्रेजेंटेशन फॉर लेसी, इसके लिए सिंपल सी बात लिख लें इसकी जगह। प्रेजेंटेशन का मतलब और डिस्क्लोजर का मतलब जरा फर्क समझ लें। प्रेजेंटेशन होता है ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट आपने कैसे शो करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे कैसे शो करना है। प्रेजेंटेशन फॉर लेसी, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में फर्क बताएं जरा। प्रेजेंटेशन क्या है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे कैसे शो करना है, और डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, नोट्स में कैसे शो करना है। आपको बताया था 5 हिस्से होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इक्विटी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन का लफ्ज़ आज आपने पहली दफा पढ़ा जिंदगी में। प्रेजेंटेशन का मतलब है बैलेंस शीट और फेस, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे कैसे शो करना है। तो इसमें लिख लें, ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट, सारा काट दें, ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट वी मे क्लब विद ओन्ड एसेट। लिख लें, जिन्होंने नहीं लिख रहे, ग्रे शर्ट भी नहीं लिख रहे। ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट we may club with, बोले, owned assets। owned क्या मतलब, जो लीज पे लिए हैं या जो पैसे देके खरीदे हैं? जो पैसे देके खरीदे हैं। on the face of balance sheet we may club it with
बोले बोले ओन्ड एसेट्स एंड we may or we may show them separately on the face, या उनको सेपरेटली फेस पे शो कर दें। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लें, इन छोटे पर प्रॉफिट एंड लॉस का आपको आता है। अच्छा जी, ये दो तरीके एक्सेप्टेबल हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। नॉन करंट एसेट्स में पीपी लिख दें और उसमें नोट दे दें और नोट में जाके बता दें, नोट में जाके पीपी ओन्ड और राइट ऑफ यूज, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है। या अगर ये नहीं करना तो फिर ओन्ड और राइट ऑफ यूज बैलेंस शीट के फेस पे शो कर दें। ये मैंने क्या बनाई है, बैलेंस शीट। ये कौन सा पोर्शन है, नोट्स। मिसाल के तौर पे ये नोट नंबर 3 है, ये नोट नंबर 3 है। दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये कितने तरीके हैं, एक। क्या तरीके, फेस पे क्या शो करें, पीपी बस, और नोट दे दें। नोट में जाके यूजर को क्या बताएं, ओन्ड कितने हैं और राइट ऑफ यूज कितने, ये नोट। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बता दें, वो मैंने नहीं बनाया। दूसरा तरीका क्या है, ओन्ड और राइट ऑफ यूज दोनों को कहां शो कर दें, नॉन करंट एसेट्स। ये बात कहां हेल्प आउट करेगी, फाइनल अकाउंट के चैप्टर में। फाइनल अकाउंट के चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो उसमें दोनों तरीके एक्सेप्टेबल होंगे। ओके, इसी सफे के टॉप पे लिख लें, लेसी कैन कीप द एसेट एट कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। लेसी कैन कीप द राइट ऑफ यूज एट कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, उसकी मर्जी है। लेसी एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखे, इट्स अप टू लेसीज विल, ये लेसी की मर्जी है। ओके, होमवर्क वाला सवाल निकालने जो दिया था, एक क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 169। ये सिर्फ नई किताबों में होगा जी। 169 क्वेश्चन नंबर 5 ले ही लें। कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज को देखें। कितने लोगों ने सवाल हो गया था सॉल्व घर में, हाथ खड़ा करें। ओके, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सिंपल इंग्लिश टेस्टिंग थी। लीज इज नॉन कैंसलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अच्छा भाई, शेर खान कौन है, लेसी। लीज इज नॉन कैंसलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। लीज 3 साल तक कैंसिल नहीं होनी फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, जिस दिन से शुरू हो गई। आफ्टर विच शेर खान, शेर खान कौन है, लेसी। लेसी हैज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर फर्दर 2 years। उसने अगले 2 साल लीज बढ़ाने की ऑफर है लेसर की तरफ से। शेर खान इज रीजनेबली सर्टन दैट इट विल एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन।
शेर खान को तकरीबन श्योर है कि ये रिन्यू करेगा। अब जिस दिन लीज शुरू हुई पहला दिन वो परेशान बैठा है। हमने कहा शेर खान क्या हुआ, तुम तो शेर हो। कहते नहीं भाई वो मैं परेशान हूं कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 3 साल का बनाऊं या 5 का। मैं परेशान हूं अमोर्टाइजेशन 3 साल का बनाऊं 5 साल का। मसला है ना, देखिए मसला यही तो पेपर में मसला आएगा कि अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ऑप्शन 1 कितने साल का बनाएं, 3 इयर्स का, और ऑप्शन 2, बल्कि सवाल शुरू करते ही मसला आ जाएगा लीज पेमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करें या 5 से मल्टीप्लाई करें, मैं इसलिए परेशान हूं। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, वैसे आखिरी 2 साल तुम्हारे क्या दिल में है। कहते मुझे तो तकरीबन पक्का ही है कि मैंने लीज रिन्यू करानी है। तो भाई फिर क्यों परेशान बैठा है, फिर आप लीज टर्म बताएं कितने साल ले लें, 5 साल। आगे चलें। लीज इज अ नॉन कैंसलेबल फॉर 3 ईयर, 3 साल तो कैंसिल नहीं हो सकती फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, आफ्टर विच, और 3 साल के बाद शेर खान हैज द ऑप्शन, शेर खान के पास ये ऑप्शन है टू एक्सटेंड द लीज, कि वो बढ़ा लेगा लीज फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 2 years। शेर खान इज रीजनेबली सर्टेन दैट इट विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। शेर खान कहता है भाई मैंने नहीं ऑप्शन करनी, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, मैं 3 साल काफी है जी। तो आप कितने साल लेंगे, 3 साल। ये तो बात हो गई सिनेरियो 1 और 2 की। 3, the lease is for a 10-year period during which first 7 is non-cancelable, पहले 7 साल लीज कैंसिल नहीं हो सकती। एट द एंड ऑफ 7th year, और 7वें साल के एंड पे शेर खान हैज द ऑप्शन टू कैंसल द लीज। शेर खान इज सर्टन दैट इट विल एक्सरसाइज द कैंसिलेशन ऑप्शन, कहता है मुझे यकीन है मैं कैंसिल कराऊंगा ही कराऊंगा क्योंकि मेरा कोई पता नहीं। जी आप बता दें लीज कितने साल लेंगे, 7 साल। किसका चांस ज्यादा है कैंसिल कराने का, तो इसलिए अभी फिलहाल पहले दिन से लीज को कितने साल पे ले लें, 7 years पे। सिनेरियो 4, the lease is for a period of with which the first 7 year is non-cancelable. At the end of 7 years, शेर खान has the option to terminate the lease. शेर खान के पास ये ऑप्शन है कि लीज को टर्मिनेट कर देगा। शेर खान इज सर्टन, उसे यकीन है that it will not exercise the option, कहते हैं मैं टर्मिनेट मैं नहीं करूंगा, मैं तो 10 साल ही रखूंगा अपने पास। आप बता दें लीज टर्म क्या होगी, 10 years। 10 years। आखिरी बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3 के पास एक किताब है तो दरमियान में थोड़ा करके रखो भाई। आप थोड़ा सा शेयर करा दो ना ग्रीन शर्ट को, इधर वो उधर कर दो, थोड़ा मैनेज कर लिया करें दाएं बाएं नजर मार के। द लीज इज फॉर अ 10-year पीरियड, लीज 10 साल की है। ये सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो था, यहां पे आप थोड़ा परेशान हुए होंगे, सोल्यूशन पे नजर मारी होगी थोड़ी सी। द लीज इज फॉर अ 10-year पीरियड, लीज 10 साल की है। इन विच द फर्स्ट 7 year इज, पहले 7 साल तो खत्म नहीं हो सकते, नॉन कैंसिलेबल है, इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। एट द एंड ऑफ 7 year बोथ शेर खान एंड हिज बीवी, नो लेसर, बोथ शेर खान एंड द लेसर have the option to cancel the lease. शेर खान is certain that it will not exercise. शेर खान कहता है हम कैंसिल नहीं करेगा लीज, जो मर्जी हो जाए, तू चुप कर। अगर लेसर ने कैंसिल कर दी फिर तो लेसर भी तो कैंसिल कर सकता है ना। तो यहां आपकी सर्टेनिटी लीज को 10 साल पे नहीं लेके जा सकती क्योंकि ऑप्शन किसके पास हो रहा है। तो बताएं कोई चांस है कि लेसर भी कैंसिल कर सकता है। तो अब ये अगर पक्का भी है कि मैंने 10 साल चलाना है तो हो सकता है कौन कैंसिल कर दे। इसलिए ऐसी सूरत में जब दूसरे को आपने ऑप्शन दे दी, एग्रीमेंट में डलवा दिया कि दूसरे के पास ऑप्शन है, तो फिर आप मारे गए। अब आप ये नहीं कह सकते मैं लीज 10 साल पे चलाऊंगा, आप वेट करें 7 साल तक, 7 साल के एंड पे फिर देखेंगे कि अगले 3 साल क्या करना है। तो इस सिनेरियो में भाई लेसी के पास, लेसी का तो मूड है 10 साल का, लेकिन क्या लिमिटेशन है, लेसर कैन ऑल्सो कैंसिल। इफ लेसर कैन कैंसिल तो इसलिए इसको फिर किस पे रोक देंगे, फिलहाल 7 साल के ऊपर रोक देंगे। ओके आ जाएं आज वाले नोट्स में। बस सब्र कर लें, 5-10 मिनट बाद IAS 12 शुरू हो रहा है। मैंने माना कल आधा घंटा और आज वाला आधा घंटा आपके लिए बड़ा टफ था थ्योरेटिकल। IFRS 16 लीज टर्म, वैसे भी टीचर बैठा हो बच्चे बैठ जाते हैं। अच्छा जी, लीज टर्म इसको छोड़ने पर ये डेफिनेशन कहाँ आनी है, डेफिनेशन की एप्लीकेशन आनी है।
आप पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी चले पढ़ लें। द नॉन कैंसलेबल पीरियड फॉर विच अ लेसी हैज द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट। लीज टर्म वो नॉन कैंसलेबल पीरियड होता है जिसके लिए लेसी ने लीज को ले लिया। नॉन कैंसलेबल तो हमेशा लीज में लेना ही लेना है। टुगेदर विद बोथ पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज, जो ऑप्शन है उस पीरियड को लीज में लेना है या नहीं? यस, पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज, लेकिन सिर्फ कब? इफ द लेसी इज रीजनेबली सर्टन। बताएं किस सूरत में आपने एक्सटेंडेड पीरियड को लीज में लेना है? इफ ही इज रीजनेबली सर्टन। रीजनेबली सर्टन का क्या मतलब है? तकरीबन यकीनी है कि वो चला जाएगा। नेक्स्ट, period covered by option to terminate the lease if the lessee is reasonably certain not to exercise that option। समझे जरा बात, थोड़ी सी मुश्किल इंग्लिश है। टर्मिनेशन के बाद, यानी आपके पास 7 साल एंड हो गए, अब आपके पास ऑप्शन है कि 3 साल के लिए लीज को टर्मिनेट कर दें। टर्मिनेशन के बाद वाला अरसा, जो 3 साल वाला अरसा है, उसको सिर्फ तब लेना है जब आपको यकीन हो कि यू विल नॉट टर्मिनेट। 10 साल की लीज है, 7 साल के बाद अगले 3 साल आपने जाना है, अगले 3 साल आपने जाना है, उसमें उसने क्या आपकी मर्जी है, जाओ या कैंसिल कर दो। आपको यकीन है मैंने कैंसिल नहीं करना, आप बता दें 7 साल लेंगे 10 साल लेंगे। दोबारा सुने 7 साल की लीज है और आखिरी 3 साल में उसने क्या मर्जी है तो कैंसिल कर दो। आपको यकीन है आपने कैंसिल नहीं करना, आप बताएं कितने साल लेंगे लीज को? 10 साल लेंगे। मेरे ख्याल से ये जो डेफिनेशन है पढ़ना मुश्किल लग रहा था, सिनेरियो आसानी से समझ आ गए थे। पीरियड कवर्ड बाय एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। टर्मिनेट वाले पीरियड को भी समझो लीज का, लेकिन कब? इफ लेसी सर्टन नॉट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। अगर उसे यकीन है कि मैंने टर्मिनेट नहीं करना, और अगर यकीन है कि टर्मिनेट कर देने, फिर टर्मिनेट वाले 3 साल को इग्नोर कर दो और लीज को कितने साल ले लो? 7 साल। क्लियर होगी? ओके। अगली हेडिंग दे प्राइमरी और सेकेंडरी पीरियड। अगली हेडिंग एक और है, ये जो पैरा ना छोटा सा 3 लाइनों का, प्राइमरी और सेकेंडरी पीरियड। ये एक बिल्कुल और कॉन्सेप्ट है, ये कभी आईकैप में न्यूमेरिकली नहीं आया। अच्छा जी, लीज ओरिजिनल पीरियड 3 years, secondary period 2 years, rental per annum rupees 70,000, rupees 8,000। ओके, अब बता देंगे लीज पीरियड क्या लें, 3 साल लें 5 साल लें? ओरिजिनल पीरियड 3 साल है, सेकेंडरी पीरियड 2 साल है। ऐसी कोई लाइन नहीं लिखी हुई, लेसी हैज प्लान टू, वो जो लाइनें भी लिखी हुई थी ना, इज रीजनेबली सर्टन टू, ऐसी लाइनें लिखी हुई। ये बिल्कुल एक अलग सिनेरियो है। अब बता दीजिए लीज टर्म क्या लेंगे। आप एक कस्टमर बनने की कोशिश करें कि मैं कस्टमर हूं, तो ऑफर देखें कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव है या नहीं? क्यों अट्रैक्टिव है? सोचे। अब आप एक कस्टमर बने, आप एक दुकान पे गए, आप एक ग्राहक बने, ग्राहक बनने की कोशिश करें और फिर सोचें ये लीज में लेना पसंद करूंगा या नहीं। गले मिलूंगा मैं लेसर से, मैं खुशी में जो है वो एकदम जम मार के उसके गले लग जाऊंगा। ओ यार लुट मच गई, 2 साल में सिर्फ 8,000 कराया और पहले 3 साल 70,000 2,10,000 देंगे, 8,000 सिर्फ 16,000 देंगे। आप बता दें इस ऑप्शन की तरफ आप जाना चाहेंगे या नहीं? और अगर ये आता इसमें, चल तुझे 2,000 छोड़ देता हूं, फिर नहीं, फिर आप कहेंगे यार देखेंगे 3 साल के एंड पे देखेंगे, तूने कोई अच्छी ऑफर नहीं की। लेकिन ये ऑफर नहीं, ये तो ऑफर है पूरा कि आपको कितने की चीज मिल जाएगी। अब आप कहेंगे बॉर्डर लाइन क्या है, परसेंटेज में बताएं, तो भाई स्टैंडर्ड परसेंटेज से नहीं खेलता प्लीज। बॉर्डर क्या है, कौन सी ऑफर को अच्छा समझेंगे, कौन सी ऑफर को नहीं समझेंगे। स्टैंडर्ड कहते हैं बस आपको महसूस होना ना होने के बराबर,
ये कॉन्सेप्ट हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे इंटेंजिबल्स में। इंटेंजिबल की ना लाइफ होती है, इंटेंजिबल को आप 3 साल के लिए खरीदते हैं, फिर जो बेचने वाला कहता है 2 साल लाइसेंस और रख लेना इंटेंजिबल का, तो उसमें हम देखा करेंगे ऑफर क्या है। तो इनको न्यूमेरिकली हमने देखना है। लेकिन अभी आपको बात समझ आ गई, इस लीज की तरफ मैं जाना क्यों पसंद करूंगा अगले 2 साल भी? तो आंसर मेरा क्या है? 5 years. But if instead of 8,000 there is 68,000, then my answer is 3 years. तो अभी ऑफर क्या है? बोले बम्पर ऑफर क्या है? बम्पर ऑफर है, इसलिए आई वुड लाइक टू गो फॉर 5 years, इसलिए मैं 5 साल के लिए जाना पसंद करूंगा। पहले जरा स्टैंडर्ड की इंग्लिश पढ़ लें, फिर उसके बाद नोट कीजिएगा। इसमें लिखा नहीं हुआ प्रोग्राम क्या है। पिछले जो शेर खान वाला सवाल था उसमें लिखा होता था रीजनेबली सर्टन दैट ही विल गो, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन चीज ही ऐसी है, ना भी लिखा हो तो दिल चाहेगा। पढ़े, पता नहीं आपका क्यों नहीं चाह रहा था। अ लीज में बी स्प्लिट, ये अलग कॉन्सेप्ट है। अ लीज में बी स्प्लिट इनटू अ प्राइमरी, ये अगर मैं इधर लिखता ना 3 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट, फौरन समझ आ जाना था आपको। ओके, अ लीज में बी स्प्लिट, और कॉलेज की फीस का कॉलम होता है। अ लीज में बी स्प्लिट इनटू अ प्राइमरी पीरियड फॉलोड बाय एन ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर अ फर्दर पीरियड। फर्दर पीरियड का क्या नाम होगा? In some cases, the lessee might be able to exercise such an option. In such cases, lessee might be able to exercise such an option with a small renter or even no rental at all. कभी कभी लेसर इतना रहमदिल हो जाता है, no rental at all. If such an option exists and it is reasonably certain that he will exercise the option, the second option is a part of the, इसमें भी लेसी का प्रोग्राम देख लो, ऑब्वियसली ही विल बी रीजनेबली सर्टन, वो होगा रीजनेबली सर्टन। क्यों रीजनेबली सर्टन होगा? बिकॉज ऑफर इज अट्रैक्टिव। आपके जहन में सवाल आ रहा है कोई? अच्छा, तो फिर चेहरे को बनाया करो जरा खुशी वाला। उर्दू में लिख लिए, अगर 8,000 की जगह 60,000 होता तो फिर हम 3 साल ही लेते लीज टर्म को। क्या चीज? नो रेंटल। लेसर कहता है यार तो मेरा पक्का ग्राहक है ना, लेसी कहता है पक्का ग्राहक हूं, आइंदा भी मेरे से लिया करेगा ना? हाँ, आइंदा भी तेरे से लिया करूंगा, पक्की बात कर। हाँ यार पक्की बात, तुझे पता है मुसलमान हूं, बात से फिरूंगा नहीं। कहते तेरे लिए 0, 2 साल रुपया, 2 साल तेरे से कोई किराया नहीं लूंगा। तो फिर तो ऑब्वियसली लीज टर्म कितने साल है? 3 + 2 5 साल। हाँ, नॉन कैंसिलेबल पीरियड के दरमियान पेनल्टी पे करके लीज कैंसिल कर सकते हैं। वो एग्रीमेंट में लिखा होगा, वो एग्रीमेंट में लिखा होगा, एग्रीमेंट देख के पता चले। कुछ चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। मिसाल के तौर पे लीज चल रही थी 3 साल की, बीच में सोचा 5 की कर लेते हैं, तो अब इसे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको पता है बदल जाएगा पूरा, तो इट इज आउट ऑफ योर सिलेबस। ओके, substantive substitution right, discussion of bands of maturity analysis and discussion of notes like IS 16 in IFRS 16। अब इसको हम ब्रेक लगाते हैं, ये 2-3 चीज़ें रह गई हैं, इनको कल कर लेते हैं। 5 5 5, हाँ 15 मिनट लगेंगे, बस 15 मिनट लगेंगे, ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये 10 मिनट लगेंगे। और थोड़ी सी आइए, हाँ IS 12 की तरफ मूव करें, ठीक है। ओके, कल या परसों लीज की एक समरी का पेज आपको दिया जाएगा, तो उसको फिर हम डिस्कस करेंगे किसी दिन। क्वेश्चन लिखें, 1-2 पेजेस छोड़ दें लीज के लिए रजिस्टर पे। एक एसेट है जो आपने 1 जनवरी 2010 को परचेज किया 200 रुपए का, जो
स्टैंडर्ड और ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स का अगर अवेलेबल है जरा ढूंढ के ला दें, दोनों किताबें अलग अलग। एक एसेट है यकम जनवरी 2010 को, इनको साथ ले जाए, आपने यकम जनवरी 2010 को परचेज किया 200 रुपए का, इसके बारे में कुछ डाटा अवेलेबल है। डेप्रिसिएशन रेट एज पर अकाउंटिंग रूल्स 10%, depreciation rate as per tax rules 30%। अकाउंटिंग वाले कहते हैं इसको 10% पे डिप्रिशिएट करें और टैक्स वाले कहते हैं नहीं इस एसेट को 30% पे डिप्रिशिएट करें। ओके, यू सोल्ड एसेट ऑन 30 सितंबर 2011 फॉर रुपीज। इस फिगर को अभी मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूं, मैं जरा टी काउंट बना लूं फिर मैं आपको ये फिगर लिखवा दूंगा। यू सोल्ड द एसेट ऑन 30 सितंबर 2011 फॉर रुपीज इतने, हमने 30 सितंबर 2011 को ये एसेट इतने रुपए का बेच दिया। ओके, टैक्स रेट इज 40%। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क में इमरान खान नहीं है, कोई और हुक्मरान है, वो कहते हैं 100 में से 40 रुपए हमें दे जाया करो। पीटीए वालों को खुश करने के लिए कहा था वो। ओके, डेप्रिसिएशन रेट एज पर टैक्स रूल्स, इसको अभी मैं मिटा रहा हूं जी। अकाउंटिंग वालों ने एसेट कितने रुपए का खरीदा है? 200 रुपए का। वर्किंग वन, एसेट यकम जनवरी 10, मैं एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहा हूं। कैश कितना पे किया? 200 रुपए। 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर के बगैर 20। सवाल खामोश हो तो स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लें, WDV अज्यूम कर लें। स्ट्रेट लाइन 31 12 बोले 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 10 जी। डेप्रिसिएशन बोले 20। हाउ? 200 इंटू 10%, that is 20। IAS 12 हमने स्टार्ट किया है, 180 इज द WDV। ओके, यकम जनवरी 10 को खरीदा था, एक साल पूरा हो गया, यकम जनवरी 11, व्हाट इज ब्रॉट डाउन? 180। ओके, कोई नई एडिशन? नो। किस दिन बेच दिया? तो कितने महीने डेप्रिशिएट करके बेच दिया? 9 महीने। 30/9 2011 डेप्रिशिएट हो गया। 9 महीने की डेप्रिसिएशन 200 इंटू 10% इंटू 9/12, इट कम्स टू 15। Okay, what is the WDV of the asset at the time of disposal? Is it carried down or will it go to disposal account? Is it carried down or will it go to disposal account? It will go to disposal account. Balancing. How much? 165. Okay. If I prepare disposal account here, working 2, डिस्पोजल अकाउंट, तो इसका फॉर्मेट आपको याद होगा, कॉस्ट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन।
लेकिन अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज कॉल्ड एज WDV, बुक वैल्यू। ये एसेट अकाउंट से, एसेट अकाउंट से बुक वैल्यू, एसेट अकाउंट से बुक वैल्यू। इधर आपको पता है कैश आता है, वजह याद रखने की, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। इधर क्या आता है? कैश। इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 1, यू कैन से 160, 160 रुपए का आपने बेच दिया, नुकसान आया फायदा? 165 वाली चीज कितने में बेच दी? 160 की, नुकसान आया। ओके, व्हाट इज बुक वैल्यू? 165। व्हाट इज कैश रिसीव्ड? 160। बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग। ये कुछ टीचर यहां लॉस लिखते हैं, जैसे भी आप समझे। लॉस आया कितना? 5। ठीक है, नोट कर लें। Now we will do the same exercise for tax authorities. Tax authorities के rules लगाने के लिए हम same exercise करेंगे। Tax authorities जो country की हैं वो अपने tax rules रखती हैं और वो अपनी basis पे depreciation calculate करती हैं। Accounting वाले अगर कहते हैं कि asset की उम्र इतने साल है, तो जब मुल्क के टैक्स वाले लोग हैं जो टैक्स लगाने आते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे ख्याल से एसेट की उम्र इतने साल नहीं है, हमारे ख्याल से तो एसेट की उम्र इतने साल है। तो इधर पॉइंट 2 मैंने लिखा हुआ था, डेप्रिसिएशन के रेट एज पर टैक्स रूल्स कितना था? 30%। ओके, अब यही सारी एक्सरसाइज इस एसेट पे करते हैं, लेकिन कौन से रूल्स लगा के? टैक्स रूल्स लगा के। ओके, वर्किंग 3, जी भाई एसेट, लेकिन ये कैलकुलेशन किन रूल्स के मुताबिक होने लगी है? टैक्स रूल्स के मुताबिक।
पहले हम ये जो एसेट अकाउंट बना रहे थे, ये बना रहे थे अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। अब हम एसेट अकाउंट बनाने लगे हैं टैक्स रूल्स के मुताबिक। ओके, टैक्स रूल्स के मुताबिक एसेट अकाउंट अगर बनाए तो 1 जनवरी 2010 एसेट कितने का परचेज किया? 200 का। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12/2010 तो टैक्स रूल्स के मुताबिक एसेट डेप्रिशिएट हुआ होगा, लेकिन कितने परसेंट? 30%। जी, कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। 60। ओके, 31/12/2010 कैरेट डाउन। जी बोले। 140। If I am standing on 1 January 11, then what is my brought down? 140। 31/12/11 डिप्रिसिएशन। जी बोले। 200 इंटू 30% इंटू, नो 31/12/11 नहीं, 30/9/11। 200 इंटू 30% इंटू 9/, जी 45। 30/9/11 कैरी डाउन या डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएं? डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएं। कितने फिगर? 95। Now we will prepare disposal account. Working for disposal account. लेकिन किन रूल्स के मुताबिक? टैक्स रूल्स के मुताबिक। ओके, एसेट की बुक वैल्यू बता दें बेचने के वक्त। 95। और कैश कितना रिसीव हुआ एसेट बेच के? कैश इस साइड पे क्यों आता है? कैश रिसीव होने की एंट्री क्या है? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। बोले कैश डेबिट डिस्पोजल। इधर से एक बंदा गायब हुआ है, ये 6 हो गए इधर इस रो से। 1 2 3 नहीं 7 थे, बैठे हैं 6 थे। अच्छा, कैश डेबिट बोले, बोले कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कितना? 160। ओके, गेन आया लॉस? गेन आ गया। कितना? 65। ओके, डिस्पोजल। भाई का सवाल है, जिस साल एसेट बिका उस साल टैक्स वाले डेप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे? ये सवाल आपको बता दिया करेगा। ठीक है, अगर सवाल खामोश होगा तो इसमें कोई हरज नहीं, जितने दिन एसेट इस्तेमाल हुआ उतने दिन आप उसको डेप्रिशिएट कर दें। आप अजम्पशन भी ले सकते हैं, नो डिडक्शन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जी, मेथड तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा अगर सवाल खामोश हो। आसान चीज की तरफ जाइएगा, मुश्किल चीज की तरफ नहीं। ओके जी, सवाल में आके अब रिक्वायरमेंट डालें। रिक्वायरमेंट
एज्यूमिंग प्रॉफिट, लिख लें कुछ नहीं होता, एज्यूमिंग प्रॉफिट फॉर 2010 एंड 2011, एज्यूमिंग प्रॉफिट फॉर 2010 एंड 2011 is rupees 500 each, is rupees 500 each. Calculate current tax. Assuming profit for 2010 and 2011 is rupees, calculate current tax. अच्छा भाई, अब इस पे थोड़ा सा मुझे बता दें, ये जो डिप्रिसिएशन का रेट है अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, ये आपने कहां से निकाला होगा? यानी आप प्रैक्टिकल लाइफ में गए और प्रैक्टिकल लाइफ में जाके आपने कहा जी, आपके जहां पे आप नौकरी कर रहे हैं उस ओनर ने कहा जी हमने 200 रुपए का एसेट खरीदा है, जरा बता दो इसको डेप्रिशिएट कैसे करना है। तो अकाउंटिंग रूल्स के लिए जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, इसकी सोर्स क्या होगी आपके पास, ये मुझे बता दें। इसकी सोर्स होगी IAS 16 खोलेंगे आप। क्या खोलेंगे? IAS 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप खोलेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स खोलेंगे, जो ICAP से लेने हैं आपने जाके, पता नहीं कब लेने हैं, तो लेके आओ। तो इसकी सोर्स क्या होगी? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। टेक्स्ट की किताब भी मिलेगी, ढूंढो। अच्छा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप खोलेंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, 30 कैनन स्ट्रीट, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो ये खोलेंगे आप, इसमें यू विल फाइंड, चलते कौन सा स्टैंडर्ड? IAS 16। तो IAS 16 आप खोलेंगे, IAS 16 के अंदर लिखा होगा कि आपने इस भाई को उठाओ, भाई सीए करें, आप दोनों खड़े हो जाओ, वो सोया हुआ आपने उठाया नहीं उसे। अच्छा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप खोलेंगे और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खोल के आप देखेंगे IAS 16 क्या कहता है। तो भाई IAS 16 में आपको रेट नहीं मिलेंगे। IAS 16 में एक लाइन लिखी होगी कि इस एसेट का पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट देखो क्या है। तो पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट आप देख के बताएंगे ये एसेट 10 साल चल सकता है। तो उस बुनियाद पे आप रेट डिसाइड करेंगे 10%, और 10% रेट डिसाइड करके इस किताब को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। अच्छा, कोई टेक्स्ट पढ़ो इस क्लास में, तो टेक्स्ट की किताब निकाल दें। अच्छा, इसके बाद आप क्या खोलेंगे? इसके बाद आप खोलेंगे टैक्स की किताब। टैक्स की किताब के बाहर 30 कैनन स्ट्रीट, लंदन में लिखा होगा, उसकी प्रिंटिंग हुई होगी 6 फलां स्ट्रीट, इचरा बाजार, फिरोजपुर रोड, लाहौर। वहां पे उस किताब की प्रिंटिंग हुई होगी, और इस किताब की प्रिंटिंग होने के बाद आप उसमें जाके देखेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के ऊपर मुशर्रफ के साइन हुए होंगे, और वो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, आप उसे खोल के देखेंगे कि टैक्स वाले क्या चाहते हैं, किस रेट पे डिप्रिशिएट हो। उसमें जो डिप्रिशिएशन रेट होंगे वो इस कैनन स्ट्रीट वाले नहीं होंगे, वो दूसरे रेट होंगे। वो टैक्स अथॉरिटीज के अपने रेट हैं, अपने रेट्स की बुनियाद पर डिसाइड करते हैं। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उन्होंने टैक्स वाले रेट्स भूल जाने हैं। उन्होंने पता नहीं बिल्डिंग के लिए 10% पड़ा था, फलां के लिए, वो उन्होंने रेट्स भूल जाने हैं। वो रेट्स उन्होंने इस क्लास में अप्लाई नहीं करने। इस क्लास में टैक्स के रेट्स हमेशा गिवन होंगे, क्योंकि ICAP ये अज्यूम करे जो कैफ 7 में बंदा बैठा हुआ है, जरूरी नहीं उसने कैफ 6 का पेपर पास किया है। मे बी उसने 1, 5 और 7 चूज किया। उसने क्या पहले मैं अकाउंटिंग्स पास करूंगा, पागल। ओके, तो इसलिए ICAP ये अज्यूम नहीं करता कि जो कैफ 7 का पेपर दे रहा है उसने कैफ 6 पढ़ा हुआ है, इसलिए वो रेट्स आपने टैक्स वाले याद नहीं करने। इसलिए शायद कोई बोल रहा था कि मैंने टैक्स की किताब में पढ़ा हुआ है, बेचने के साल में डिडक्शन नहीं चार्ज करनी, ये उसी के असरात हैं। तो इसलिए जो टैक्स में पढ़ा है आप भूल जाएं। सवाल बताया करेगा कि सवाल में हमने कैसे चलना है। तो वो जो किताब खोली, उस किताब में आपको पता चला कि डेप्रिसिएशन का रेट कितने % है? 30%। अब आप जब अपनी अकाउंटिंग कर रहे होंगे और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे होंगे,
तो उसके मुताबिक आप जो प्रॉफिट निकाल रहे होंगे वो डिफरेंट होगा, और जो टैक्स रूल्स के मुताबिक प्रॉफिट निकाल रहे होंगे वो डिफरेंट होगा। उन डिफरेंसेस की मेजर वजह, पहले साल अकाउंटिंग वाले कितना डिप्रिशिएट कर रहे हैं और पहले साल टैक्स वाले डिप्रिसिएशन को एक्सेलरेट कर रहे हैं। इसकी लॉजिक है, टैक्स वाले डिप्रिसिएशन को इसलिए एक्सेलरेट करते हैं कि वो एसेट्स को खरीदना पसंद करते हैं, एसेट को किराए पे लेना पसंद नहीं करते। तो जब आप एसेट खरीदते हैं टैक्स वाले खुश होते हैं, टैक्स वाले खुश होकर कहते हैं आपने 20 डेप्रिशिएट किया है, हमारी तरफ से 60 रखो, एंजॉय करो। तुम 20 डालते हो, हम 60 डालते हैं, तो तुमने 20 की डिप्रिसिएशन निकाल लिया, हम कितने डिप्रिसिएशन निकालेंगे? 60 की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो टैक्स वालों ने डेप्रिसिएशन को एक्सेलरेट कर दिया, रेट ही एक्सेलरेटेड है, इधर 10% रेट है, इधर 30% रेट है। नाउ इस 20 का नाम आपने मुझे बताना है, इस 20 का नाम क्या है? मैं ब्लू मार्कर यूज कर लेता हूं अकाउंटिंग वालों के लिए और रेड मार्कर टैक्स वालों के लिए। इस 20 का नाम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इस 20 का नाम बोले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास जगह नहीं है 180 को सर्कल करने की, तो मैं 165 को सर्कल कर देता हूं। चले 180 को ही कर देते हैं, 180 को सर्कल करके इसका नाम अकाउंटिंग WDV, इसका नाम बोले अकाउंटिंग WDV। इसका नाम अकाउंटिंग वालों का लॉस, पूरी बात बोले अकाउंटिंग वालों का लॉस। अकाउंटिंग वालों के मुताबिक क्या आ गया? लॉस आ गया। बस ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको बतानी चाहिए। इसका नाम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का रेट। और ये किसकी डेप्रिसिएशन है? टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट। ओके, सिमिलरली इसका नाम बता दें 60 का या 45 का, जिस मर्जी का, टैक्स डेप्रिसिएशन। इस 140 या 95 का नाम टैक्स WDV। इसका नाम, मेरे भाई लॉस नहीं आ रहा, इस साइड पे आ रहा है, गेन आ रहा है। इसका नाम टैक्स गेन, टैक्स गेन। ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अकाउंटिंग WDV और टैक्स WDV में डिफरेंस की वजह क्या होगी? डेप्रिसिएशन। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अकाउंटिंग WDV और टैक्स WDV में डिफरेंस की वजह क्या होगी? डेप्रिसिएशन। लेजर लाइट है। ओके, इट इज बोले and it is टैक्स गेन। ओके, अगर मैं गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराने जाऊंगा तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराने के लिए कैलकुलेशन करूंगा जिसका नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। क्या नाम होगा? कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। इधर मैं 2010 का कैलकुलेट कर देता हूं, इधर 2011 का, ताकि मुझे पता चल जाए मैंने गवर्नमेंट को टैक्स कितना जमा कराना है। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और कल का टेस्ट उससे भी इंपॉर्टेंट, कल शाम से बनना शुरू हो गया, अभी आज बनता रहेगा, पता नहीं क्या चीज होगा वो। ओके, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कहते हैं बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी तक आपने टैक्स जमा नहीं कराया गवर्नमेंट को, इसलिए इस प्रॉफिट को कहते हैं बिफोर टैक्स। कल का टेस्ट जरूर देना है, ये एक्सक्यूज नहीं सुनी जाएगी मैं छुट्टी पे था। अजीब बंदे हो तुम। अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 500। अब अगर मैं 2010 को सिर्फ सामने रखूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पीछे यहां पे क्या होगा? सेल। थोड़ा ऊपर करें, यहां पे क्या होगा? SALE, सेल, माइनस इज इक्वल टू लेस एडमिन एक्सपेंसेस, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, लेस फाइनेंस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जो डेप्रिसिएशन है अकाउंटिंग वालों की, अगर फैक्ट्री एसेट्स की हुई तो कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होगी, और अगर किसी और की हुई तो एडमिन सेलिंग में पड़ी होगी। तो इफ आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड आई वॉच लाइक दिस, तो सेल से चलते हुए
यहां पर कौन सी वाली डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर ली होगी? अकाउंटिंग वालों की 20। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएशन के साथ कौन सा साइन लगा होता है? लेस एडमिन एक्सपेंसेस, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी हुई है। इस डेप्रिसिएशन पर टैक्स वाले उंगली उठाएंगे नहीं, रखेंगे, उंगली रख के कहेंगे ये नहीं सही, बाहर आ जाओ। अब क्या बताएं, 500 तक पहुंचते हुए ऐड, इसलिए आप कह रहे हो आपने टैक्स पढ़ा हुआ, कुछ ने नहीं पढ़ा हुआ, सबर कर। अच्छा जी, अब यहां तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। कल जो हमने बातें पढ़नी है बिल्कुल उनका ताल्लुक नहीं होगा, जिन्होंने कैफ 6 पढ़ा हुआ है उससे बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए कल बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं ये अपने लिए कह रहा हूं बार बार। ओके, तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की क्या हो चुकी है? लेस। इसे कैसे सही करें? दोबारा लेस कर देते हैं, फिर तो डबल लेस हो जाएगी। इसे क्या करें? ऐड। खूबसूरत सा करके आपने लिखा करना है ऐड। ज्यादा खूबसूरत हो गया, उधर जा रहा है। अच्छा जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी? 20, 2010 की। अब जब ये ऐड होगी तो हम टैक्स देंगे, खुदा का खौफ करो, हमने नहीं 520 पे टैक्स देना, हम तो 500 पे टैक्स देने का प्रोग्राम नहीं था, तुम कह रहे हो 520 पे टैक्स दो, तो हमने नहीं 520 पे टैक्स देना। फिर टैक्स वाले कहेंगे रिलैक्स, टैक्स वाले कहेंगे गाय रिलैक्स, फिर हर गाय रिलैक्स हो जाएगा। ओके, वो कहेंगे हम इसकी जगह एक और चीज आपके लिए लाए हैं, बम्पर ऑफर। बम्पर ऑफर क्या? 60 माइनस करो, हम कहेंगे, टैक्स वाले कहेंगे अगले सालों में बैलेंस कर देंगे, टेंशन ना लो। अच्छा जी, जाहिर बात है फिर अगले सालों में उल्ट काम होगा, शुरू वाले सालों में अगर ज्यादा तो फिर अगले सालों में रिवर्स भी हो जाएगा ये। ओके जी, तो इट इज टैक्स डेप्रिसिएशन। क्या अकाउंटिंग वालों ने प्रॉफिट तक पहुंचते हुए डेप्रिसिएशन टैक्स वाले रूल्स की माइनस की होगी या अकाउंटिंग रूल्स की माइनस की होगी? तो रूल क्या बना जी, आप जो याद कर लें, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन हमेशा रिवर्स किया करनी है, और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन अगर क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, टैक्स जो गवर्नमेंट को जमा कराना है उसके लिए ये परफॉर्म करेंगे। ओके, ये जवाब आया करेगा, इसका एक नाम हुआ करेगा कैफ 6 पढ़ा हुआ है, टैक्सेबल प्रॉफिट, इसका नाम हुआ करेगा टैक्सेबल प्रॉफिट। इस पे आपने क्या जमा कराना है? टैक्स। इसका नाम हुआ करेगा टैक्सेबल प्रॉफिट। जी, टैक्सेबल प्रॉफिट बता दें कितना? 460। Why it is less than 500? क्योंकि फिलहाल टैक्स वाले जरा हमें रिलैक्स करें, डेप्रिसिएशन का रेट क्या करके? एक्सेलरेट करके, बढ़ा के। अब हमने कमाया 500, टैक्स किस पे देंगे? 460। कमाया 500, टैक्स देंगे 460 पे। टैक्स एट द रेट ऑफ कितने परसेंट? 40%। तो 460 इंटू 40%, 184। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खजाने में 184 जमा करा के आएंगे हम, नोट करें। फिर 2011 की तरफ आते हैं, वहां पे थोड़ी चेंज है, वहां पे गेन लॉस भी है, वहां गेन लॉस को भी कुछ करना पड़ेगा। ओके, तो ये 30% रेट भाई इस किताब से मिलेगा आपको। क्या लिखा हुआ है? हैंडबुक ऑफ एस.ए. सलाम पब्लिकेशंस, इस्लामाबाद या लंदन? इस्लामाबाद। ग्राउंड फ्लोर कोयटा सेंटर, 13 पूंछ रोड नियर चुबुर्जी लाहौर। तो इसके ऊपर आपको 30 कैनन स्ट्रीट नहीं मिलेगा। इस लॉ में आप जाएंगे और इस लॉ में जाके डेप्रिसिएशन का सेक्शन है 22-23 जो भी है वो खोलेंगे, उसमें दिया होगा, फला सफ़े पे चले जाएं, इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक शेड्यूल है, तो ये टेबल दिए होंगे, इन टेबल्स में कहीं डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया होगा, वो ये रेट होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग रूल्स एंड टैक्स रूल्स? अकाउंटिंग रूल्स पूरी दुनिया के होते हैं, उनके मुताबिक हमने टैक्स जमा नहीं कराना होता। अकाउंटिंग रूल्स लगा के हम प्रॉफिट निकालते हैं,
लेकिन जो टैक्स रूल्स हैं वो लगा के गवर्नमेंट को क्या जमा कराते हैं, टैक्स जमा कराते हैं। ओके, तो देयर इज अ डिफरेंस इन अकाउंटिंग रूल्स एंड टैक्स रूल्स। अच्छा जी, अगले साल बताएं प्रॉफिट कितना आया, 500। वो जो सफेद किताब थी, अभी तो बिल्कुल लाल आई है ना, सफेद किताब थी, प्रॉफिट से चलें, सेल से चलें, सेल से चलते हुए अकाउंटिंग वालों ने डेप्रीसिएशन 2011 में क्या कर दी होगी, लेस। 11 की डेप्रिसिएशन ढूंढने कहीं, 15, इसको क्या किया होगा, लेस। टैक्स वाले कहेंगे हम इसको डेप्रिसिएशन नहीं मानते, हमारे अपने रूल हैं, इसको क्या कर देंगे, ऐड। इसकी जगह टैक्स कुछ करने देंगे, वो क्या करने देंगे, बोले बोले बोले, टैक्स वाले अपने रूल्स वाले डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे। वो जरा बता दें कितनी है, 45, 11 की है ना 2011 जी, कितनी, 45। ओके, बहुत ही अच्छा होता कि दोनों का गेन आ जाता या दोनों का लॉस आ जाता, लेकिन जिस बॉर्डर पे हम खड़े थे जरा सोचें, इधर क्या है, एसेट बेचा कितने के, 160 का। अब जब 160 का एसेट बेचा तो अकाउंटिंग वालों की बुक्स में कितने का था, तो इनकी किताबों में लॉस आ गया। लेकिन इधर आए, इनकी किताबों में ऑलरेडी डेप्रीशिएट होके पहले ही 95 का पड़ा हुआ था, तो इन्होंने जब जाके बेचा तो ये तो खुश हुए और इनका क्या आ गया, गेन आ गया। ये बुक वैल्यू कितनी कम हो चुकी हुई थी, क्योंकि डेप्रिसिएट ज्यादा कर रहे थे। इसकी बुक वैल्यू इतनी कम क्यों नहीं थी? तो क्या ये जरूरी है कि जब बेचें तो दोनों के मुताबिक गेन आए? हो सकता है ऐसा। फर्ज करें 190 का बिकता तो फिर तो दोनों के मुताबिक क्या आ जाना था। फर्ज करें 20 रुपए का बिकता, दोनों के मुताबिक क्या आ जाना था, लॉस। अभी हमने फिगर ऐसी रखी है कि जानबूझ के कि एक के मुताबिक क्या आ रहा है और दूसरे के मुताबिक लॉस आ रहा है। मुझे इससे कंसर्न नहीं टैक्स वालों के मुताबिक क्या आ रहा है, मुझे फिलहाल सिर्फ इससे कंसर्न है कि मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट जो मेरा 500 रुपए आया इस साल, उस साल पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने लॉस रिकॉर्ड किया हुआ या गेन, लॉस को माइनस किया होगा या प्लस। सेल से चलते हुए सेल माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सैलरी माइनस लॉस। आप बता दें यहां तक पहुंचते हुए कौन लॉस माइनस हो चुका होगा, अकाउंटिंग रूल्स वाला कितना, 5। इसको सही करने के लिए क्या करें, लॉस हैज द सेम नेचर एज ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्सपेंस वाली नेचर है, ऐड कर दें किस नाम से, अकाउंटिंग लॉस, कितना, 5। ओके, इसकी बजाय इधर ऊपर देखते रहें, इसकी बजाय अगर टैक्स वाले कह दें कि यार नहीं ये तुम्हारा वाला लॉस सही नहीं है, हम एक लॉस बताते हैं वो सही है, इसकी बजाय अगर टैक्स वालों का लॉस आ जाता उसे क्या करते, लेस। क्योंकि हमने कौन सा लॉस माइनस कर लिया हुआ था, अकाउंटिंग वाला। टैक्स वालों के लॉस निकालने के अपने रूल हैं, तो अकाउंटिंग लॉस हमने माइनस कर लिया हुआ था इसलिए ऐड कर दिया, इसकी बजाय कौन सा माइनस करना चाहिए था तो वो माइनस कर देते। लेकिन अभी टैक्स वालों को तो लॉस आ ही नहीं रहा, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, गेन आ रहे हैं। अब मेरी ये फिंगर यहां पे है, यहां तक पहुंचते हुए हमने टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड किया हुआ है, जरा नजर मारे ऊपर, नजर मारे, यहां तक पहुंचते हुए हमने टैक्स वालों का गेन, या यहां तक पहुंचते, याद रखिएगा हम सिर्फ IFRS खोलते हैं, सेल से प्रॉफिट तक चलते हुए हम सिर्फ IFRS खोलते हैं और कोई किताब नहीं खोलते, दुनिया के स्टैंडर्ड खोलते हैं बस। अब बता दें यहां तक चलते हुए क्या हमने टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड किया हुआ है? अगर टैक्स वालों का गेन रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, जरा बता दें गेन के साइन के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐड के साथ, गेन के साइन के साथ रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐड के साथ। ऐड क्या करें, टैक्स वालों का गेन, जी बोलें 65, ओके 540 जी, टैक्स एट द रेट ऑफ 40%, 216, इट इज योर टैक्स फॉर द ईयर, 216।
जी ये बात कितने लोगों को समझ आ गई? टैक्स गेन ऐड करना है। अकाउंटिंग वालों ने गेन ऐड किया होगा टैक्स वालों का, उसे क्या कर दें? जी करंट टैक्स की वर्किंग का फॉर्मेट 5 मिनट में मुझे बनवा दें। स्टार्ट कहां से किया करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बल्कि ऐसे चल, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये पिक्चर आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ करेगी, ये पिक्चर आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ करेगी, ठीक है? कुछ चीजें ऐड किया करेंगे, कुछ चीजें लेस किया करेंगे। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन माइनस कॉस्ट ऑफ सेल प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी होगी? लेस। इधर देखते नहीं, इसको क्या कर देंगे? रिवर्स। अकाउंटिंग वालों ने बिल्डिंग बेची, उस पर लॉस आया, यहां तक पहुंचते हुए लॉस एक्सपेंसेस में पड़ा होगा, लॉस क्या हो चुका होगा? इसे क्या कर देंगे? ऐड। इसका नाम क्या रखेंगे? अकाउंटिंग वालों का लॉस। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने इस साल एसी बेचा, गेन आ गया। अकाउंटिंग वालों ने एसी बेचा, अकाउंटिंग वालों का गेन आ गया। गेन क्या हो चुका होगा? ऐड। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? क्या नाम क्या रखेंगे इसका? अकाउंटिंग गेन। इसको क्या कर देंगे? लेस। अच्छा, अभी पहले समझा करें भाई, समझने में फोकस करो। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन हम अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड की होगी। कैसे रिकॉर्ड करें? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किस साइन के साथ करें? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड लेस साइन के साथ। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए टैक्स वाले कहते हैं जी एक एसेट बेचा है जिसपे टैक्स वालों के मुताबिक लॉस आ गया है, हम अकाउंटिंग वालों ने टैक्स वालों का लॉस रिकॉर्ड किया होगा। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कुछ लॉस रिकॉर्ड किया होगा अकाउंटिंग वालों ने टैक्स वालों का। लॉस कैसे रिकॉर्ड करें? लॉस रिकॉर्ड करने को दिल चाह रहा है, ऐसे ही रिकॉर्ड, लॉसेस रिकॉर्ड करें किस साइन के साथ? लेस। इसका नाम क्या रखें? टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल। अच्छा, दो एसेट बिके थे, भी मैंने आपको कहा था। एक और एसेट बिका, टैक्स वालों ने कहा यार अच्छा खासा गेन आ गया है,
तो तुम लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ, हमने कहा नहीं हमने रिकॉर्ड तो किया हुआ, वो हमारा कोई अपने रूल्स के मुताबिक था, तुम लोग बताओ तुम्हारा गेन कितना है। अच्छा टैक्स वालों का गेन हम अकाउंटिंग वालों ने रिकॉर्ड किया होगा, क्या करना है उसको ऐड करना है। अब इसको रट्टा नहीं मारना है, इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को आपने जाके याद करना है, ठीक है। किताब खोलें, किताब में एक सफ़ा है उस पर ये फॉर्मेट बना हुआ है, पेज नंबर बता दें IAS 12 में ना पहला दूसरा सफ़ा होगा। जी पेज नंबर 228, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखें इसमें ऐड क्या हुआ है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, ये आपको करवा दी है। नीचे लेस में जाएं, लेस क्या हुआ है, टैक्स डेप्रिसिएशन। नई बुक में मिल रहा तो कोई नहीं, यहां से नोट कर लीजिएगा। अच्छा ऊपर ऐड क्या हुआ है, अकाउंटिंग लॉस, नीचे लेस क्या हुआ है, टैक्स लॉस। ऊपर ऐड क्या हुआ है, टैक्स गेन, नीचे लेस क्या हुआ है, अकाउंटिंग गेन। तो ये 6 चीजें आपको भी पढ़ाई हैं, 6 चीजें आपको, ठीक है।